हेलो फ्रेंड्स, साइनिंग स्टार अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं करण आपका स्वागत करता हूं। हमारा जो आज नेक्स्ट जो वीडियो है वो सीएनटी एक्ट 1908 पर है। इससे पहले सीएनटी एक्ट पर हमने पढ़ा चुका हुआ आपको। अध्याय 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, अध्याय हमारा 2 कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको बता देता हूं कि इस पूरे सीएनटी एक्ट में आपको 19 अध्याय पढ़ने हैं, 271 धाराएँ पढ़नी हैं। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि 19 अध्याय किस प्रकार होगा, ठीक है। कुछ अध्याय जो है करीब तकरीबन 8-10 अध्याय, उसको आपको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको उसमें घबराना नहीं है, ठीक है। आज हम लोग अध्याय 3 चलेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि अध्याय 1 में हमने उसका शीर्षक देखा था संक्षिप्त नाम और प्रसार, जिसमें धारा 1, धारा 2 और धारा 3 की चर्चा की गई थी। और अध्याय 2 देखा था हमने, जिसमें धारा 4, 5, 6, 7, 8 की चर्चा की गई थी। और अध्याय 2 जो है उसका शीर्षक था काश्तकारों के वर्ग। काश्तकारों के वर्ग में हमने, मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि काश्तकारों के वर्ग में हमने भूधारक को देखा था, रैयत, काश्तकारों के 4 वर्ग को हमने देखा था। पहला भूधारक, दूसरा रैयत, तीसरा दर रैयत और फिर चौथा हमने देखा था मुंडारी खूट कटीदार रैयत, ठीक। सॉरी, मुंडारी खूट कटीदार काश्तकारी को हमने देखा था, ठीक है। ये काश्तकारों के वर्ग थे, भूधारक, रैयत, दर रैयत, मुंडारी खूट कटीदार काश्तकारी, ठीक। रैयत का भी 3 प्रकार हमने देखा था। कौन कौन? तो एक अधिभोगी रैयत, एक अंधिभोगी रैयत और एक खूट कटी अधिकार प्राप्त रैयत। ये हमने धारा 4 में देखा था। उसके बाद हमने भूधारक का अर्थ देखा था 5 में, फिर हमने रैयत का अर्थ देखा था 6 में, फिर हमने 7 और 8 में देखा था। 7 में हमने खूटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत और 8 में हमने मुंडारी खूटकट्टीदार की चर्चा की थी। आज अध्याय 3 जिसका शीर्षक हमारा है भूधारक की चर्चा करेंगे। शीर्षक भले ही भूधारक है, लेकिन आप जब एक्ट को देखेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा। आप जब धारा को देखेंगे, जब सेक्शन को देखेंगे तो नहीं लगेगा केवल भूधारक की बात हो रही है, लेकिन इसका शीर्षक जो है वो भूधारक रखा गया है। अध्याय 3 शीर्षक भूधारक, धारा 9 से लेकर 15 तक की चर्चा की गई है, ठीक है। 9 से 15 यानी कि कुल 7 धारा इसमें है, ठीक। चलिए, धारा 9 क्या कहता है, धारा 10 क्या कहता है, धारा 11, 12, 13, 14, 15 क्या कहता है, हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और केवल हमको 2-3 पॉइंट को ध्यान में रखना होगा कि रजिस्ट्री जो है, जो जमीन हम लोग खरीदते हैं, तो केवाला, जो डीड, जो केवाला होता है, हमने किसी से जमीन को खरीदा तो उसकी रजिस्ट्री की चर्चा किस धारा में है, ठीक। केवल इसको ध्यान रखना है। और हमने जो जमीन खरीदा उसकी रजिस्ट्री अगर नहीं हुई है तो हमने डीसी को आवेदन दिया कि जो जिससे हम खरीदे हैं उसने हम जमीन हमें रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, इसकी चर्चा किस में है? तो धारा 11 और 12 में जमीन के अंतरण, हस्तांतरण या विक्रय या दान देने पर सरकारी कार्यालय में रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है, इसकी चर्चा है। तो हम देखेंगे धारा 11 और धारा 12 में जो है वो रजिस्ट्री कराने की चर्चा है। ध्यान रखिएगा बस आप ये बात कि धारा 11 और धारा 12 में रजिस्ट्री की चर्चा है, ठीक। जमीन, आपको याद होगा कि जमीन अगर आप परचेज किए हो या घर में किसी लोग ने जमीन को परचेज किया हो, खरीदा हो, तो जब तक जमीन को रजिस्ट्री कराने पर भी जमीन में मालिकाना हक आपका तब तक नहीं होता जब अंचल कार्यालय में जाकर आप जमीन का मोटेशन नहीं करवाते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं दाखिल खारिज। दाखिल का मतलब हुआ कि जो नया मालिक है उसका दाखिल नाम चढ़ गया, खारिज का मतलब हुआ जो पुराना मालिक है उसका नाम हट गया, वो खारिज हो गया। इसी को बोलते हैं दाखिल खारिज, जिसको बोला जाता है, इंग्लिश में मोटेशन शब्द का यूज होता है आम बोलचाल की भाषा में। दाखिल खारिज कराना जरूरी होता है। जब तक आप अंचल कार्यालय, जहां सीओ साहब बैठते हैं, अंचल कार्यालय में आप दाखिल खारिज नहीं करवाइएगा, तब तक जमीन पर आपका मालिकाना हक नहीं होगा और आपके नाम पर रसीद नहीं निर्गत काटे जाएंगे, लगान का भुगतान के लिए आप दे नहीं होंगे, इसलिए दाखिल खारिज करवाना अनिवार्य है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि सीएनटी एक्ट की धारा
जो अध्याय 3 का धारा 11 और 12 में आपका रजिस्ट्री का चर्चा है, और धारा 15 जो है उसमें मोटेशन दाखिल खारिज की चर्चा है, दाखिल खारिज की चर्चा है। बस यही दो आपको पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग सिलसिलेवार रूप से धारा को देखते हैं। ठीक, चलिए धारा 9, धारा 9 और धारा 9 क क्या कहता है? धारा 9 कहता है ऐसा भूधारक जिसके लगान में, शीर्षक ही है भूधारक, तो भूधारक हम बता दिए थे जो भूमि को धारण करता है। किसकी भूमि को? किसी की भूमि, या तो अपनी जमीन को धारण करता है या दूसरे की जमीन को धारण करता है। क्यों धारण करता है? खेती कार्य करने के लिए, और लगान का भुगतान करता है जिस भूस्वामी को जो जमीन का मालिक है। ठीक, तो ऐसा भूधारक मतलब जिसने भूमि को धारण किया हो, जिसके लगान में स्थायी बंदोबस्ती के समय, स्थायी बंदोबस्ती कब लागू हुआ था? 1793 में। ऐसा भूधारक जिसके लगान में स्थायी बंदोबस्ती के समय परिवर्तन नहीं किया गया हो, तो उसके लगान में कोई वृद्धि नहीं होगी। ठीक, सीधा बात कहता है। धारा 9 कहता है कि ऐसा भूधारक जिसके लगान में जब स्थायी बंदोबस्ती किया जा रहा था, जब उसके साथ बंदोबस्ती की गई, उस समय उसके साथ उसके जमीन के लगान में परिवर्तन नहीं किया गया, तो उसके लगान में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लगान में परिवर्तन कब किया जाएगा? उपायुक्त डीसी के आदेशानुसार उसके लगान में परिवर्तन किया जाएगा। लगान में वृद्धि की जाएगी या कमी की जाएगी, यह 9 क बोलता है। ठीक है, धारा 9 क्या बोला? कि ऐसा भूधारक, ठीक है, ऐसा भूधारक जिसके लगान में स्थायी बंदोबस्ती के समय कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो, उसके लगान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 9 का बोलता है परिवर्तन किया जाएगा डीसी के आदेशानुसार। चलिए, हो गया। ऐसा भूधारक जिसके लगान में स्थायी बंदोबस्ती के समय कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो, तो उसके लगान में कोई वृद्धि नहीं होगी। भूधारक या गांव का जो मुखिया है जिसके साथ जमीन बंदोबस्त की गई है, उसके लगान में वृद्धि डीसी के आदेशानुसार ही की जाएगी। 9 का खत्म हो गया। धारा 10, अब इसमें भूधारक की बात की गई, सिंपल। अब इसमें भूइहर भूधारक की बात की जाएगी। ऐसा भूइहर जिसकी भूमि छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम, छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट, क्या हम बोले थे? छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 1869 का है। तो ऐसा भूइहर, ऐसा कोई भूइहर जिसकी भूमि छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत रजिस्टर में दाखिल हो, लगान वृद्धि का दायी वो भी नहीं होगा। एक में बोला लगान वृद्धि की बात हो रही 9 और 10 में, एक में बोला ऐसा भूधारक जिसका जमीन जो है स्थायी बंदोबस्ती के समय लगान में परिवर्तन नहीं किया गया, उसके लगान में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 9 का बोलता है लगान में परिवर्तन डीसी के आदेशानुसार होगा। उसके बाद धारा 10 बोलता है कि ऐसा भूइहर जिसकी भूमि जो है वो छोटा नाग, ऐसा भूइहर, भूइहर मतलब उरांव जनजाति का वसाया हुआ भूमि। ठीक है, तो ऐसा भूइहर जिसकी भूमि जो है वो छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत रजिस्टर में दाखिल हो, उसके लगान में परिवर्तन नहीं होगा, उसका लगान में वह लगान वृद्धि का दायी नहीं होगा, मतलब उसका लगान वृद्धि नहीं किया जाएगा। हो गया। तो लगान वृद्धि की बात हुई है 9 का क में। 10 में भूइहर की बात हुई है कि ऐसा कोई भूइहर जिसकी भूमि छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत रजिस्टर में दाखिल हो, लगान वृद्धि का दायी नहीं होगा। चलिए, 9 का 10 हो गया। 11 मैंने आपको बता दिया, धारा 11 12 जो है रजिस्ट्री कृत से संबंधित है, डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन से संबंधित है। रजिस्ट्री ऑफिस में जो रजिस्टर होता है उसका, मतलब इसमें धारा 11 12 में आपको कुछ नहीं जानना है। जानना है कि यदि कोई भूधृति या भूधृति का कोई भाग
मतलब जमीन या जमीन का भाग, ठीक, को हस्तांतरित कर दिया गया है, बेच दिया गया है, या दान में दे दिया गया है, या उपहार में दे दिया गया है, या उत्तराधिकार के स्वरूप वह हस्तांतरित हो गया है, तो उसका जो है भूस्वामी के कार्यालय में, मतलब सरकार के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। क्लियर, ठीक। यदि जमीन हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं हम, तो जो खरीदने वाला है उसको जमीन रजिस्ट्रेशन कराना होगा सरकारी कार्यालय में। बस धारा 11। धारा 12 कहता है कि यदि जमीन हमको मिल गया है, क्रेता को हम खरीदने वाला क्रेता है, कोई अंतरक है, वो अंतरिती हम है, क्रेता को अंतरिती कहा गया है अधिनियम में, हिंदी में, ठीक है। तो हम क्रेता है, खरीदने वाला है वो अंतरक है, तो अंतरक के द्वारा अंतरिती को जमीन हस्तांतरित किया गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है, रजिस्ट्री नहीं किया जा रहा है किसी कारणवश। या आप इसको यूं समझिए, मान लिया जाए कि उत्तराधिकार स्वरूप कोई 1 एकड़ जमीन है, उसका बंटवारा होता है, तो उत्तराधिकार स्वरूप एक भाग किसी एक भाई या किसी भाई के वारिस को मिलता है। अगर भाई के वारिस किसी को रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जा रहा है, तो वह स्वतः क्या करेगा, एक एप्लीकेशन डीसी के ऑफिस में देगा, डीसी जांच पड़ताल करेगा और उस जमीन में जो ऑर्डर देगा जांच पड़ताल के आदेशानुसार अगर सही पाया जाता है तो जमीन जो है वह स्वतः रजिस्ट्रीकृत मानी जाएगी। तो धारा 11-12 जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित है और यही धारा 11-12 के अनुसार केवल रजिस्ट्री ही जरूरी नहीं है, धारा 15 के तहत जमीन का दाखिल खारिज भी मोटेशन भी होना आवश्यक है। आइए देखते हैं धारा 11-12 एक बार शब्दों में किस प्रकार लिखा हुआ है। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि धारा 11 रजिस्ट्री, ठीक। आइए, जब कोई भूधृति भूमि या उसका किसी भाग, उसका कोई टुकड़ा भाग का अंतरण किसी को देना या ट्रांसफर हस्तांतरण उत्तराधिकार या किसी विरासत के थ्रू दिया जा रहा है, उसका हस्तांतरण कैसे हो रहा है, उत्तराधिकार वंश बाय वंश, ठीक है। जब कोई भूधृति या उसके किसी भाग का अंतरण हस्तांतरण उत्तराधिकार विरासत विक्रय दान या विनिमय द्वारा किया जाए तो क्रेता अंतरिती इसका नाम सरकारी कार्यालय जो कि भूस्वामी का है में रजिस्ट्रीकृत कराया जाएगा, ठीक। सरल भाषा में बोलेंगे कि यदि कोई भूधृति या उसके किसी भाग का अंतरण होता है, हस्तांतरण होता है या वह बेचा जाता है, तो क्रेता का नाम जो है वो सरकारी कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत कराया जाएगा, ठीक है। चलिए 11-12 भी इससे संबंधित है। यदि कोई भूधृति धारा 11 का पालन नहीं करे, कहने का मतलब यदि कोई अंतरक, ठीक है, अंतरक जो जमीन दे रहा है, जिससे जमीन मिलने वाला है, वो धारा 11 का पालन नहीं करे या रजिस्ट्री नहीं करे जाके कहीं पर, ठीक, तो क्या होगा, यदि कोई भूधृति धारा 11 का पालन नहीं करे तो क्रेता खरीदने वाला या उसका उत्तराधिकारी, उसका वारिस को अधिकार है कि डीसी के पास आवेदन देगा, डीसी जांच पड़ताल करेंगे और नियमानुकूल आदेश पारित करेंगे और अंतरण स्वतः रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा। क्या होगा, स्वतः रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा। धारा 11-12 दोनों रजिस्ट्रीकृत से संबंधित है। यदि कोई भूधृति उसके किसी भाग का अंतरण हो रहा है, हस्तांतरण हो रहा है, विक्रय हो रहा है, दान हो रहा है, तो उसका भूस्वामी कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत कराना होगा। उसमें क्रेता का नाम, खरीदने वाले का नाम दखल होगा, ठीक है, नाम दर्ज होगा, ठीक। यदि कोई धारा 11 का पालन नहीं हो रहा है किसी भूधृति में, तो स्वतः उपायुक्त के यहाँ उस आवेदन देना होगा। आवेदन के जांच पड़ताल के बाद उपायुक्त जो है वह जांच पड़ताल का आदेश देंगे और जो जमीन है, जो भूधृति है या उसका कोई भाग है, वह स्वतः रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा, ठीक है।
चलिए धारा 11 12 आपका हो गया। अब धारा 13 क्या कहता है, आपको याद रखना है। दोनों अध्याय 3 में आपका इंपॉर्टेंट धारा कौन है, दाखिल खारिज। धारा 15 में है दाखिल खारिज, इंपॉर्टेंट है। धारा 11 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और धारा 12 भी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक। 13 क्या है, लगान का विभाजन। अब मान लीजिए कि कोई भू-उधृति है या उसका कोई भूमि का टुकड़ा या भाग है। अब उसका जब विभाजन हो जाएगा, जब मालिक एक से बड़ा टुकड़ा है वो विभाजित हो गया, पहले मालिक एक था अब मालिक 2 हो गया या 4 हो गया, तो उसी अनुपात में लगान का भी विभाजन होगा, क्योंकि रसीद तो अब दूसरे के नाम से कटेगा मोटेशन के बाद ना। हाँ, तो वही बोल रहा है धारा 13, लगान का विभाजन। किसी भू-उधृति या उसके किसी भाग का विभाजन हो तो लगान का भी आनुपातिक विभाजन किया जाएगा। यदि किसी भू-उधृति या उसके किसी भाग का विभाजन होता है तो लगान का भी उसी अनुपात में विभाजन किया जाएगा, ठीक है। 13 14 देखते हैं क्या है। धारा 11 रजिस्ट्री देख ली हमने, ये भी रजिस्ट्री देखे, लगान का विभाजन। 13 देखे। 14 कोई जमीन जो पुनर्ग्रहण योग्य है, मतलब जमीन अगर कोई CNT एक्ट कानून के तहत जमीन यदि पट्टा पर दिया गया है, ठीक, किसी के भी द्वारा, ठीक, जमीन पट्टा पर दिया गया है और पट्टे की अवधि 7 साल है, मान लीजिए 7 साल की अवधि समाप्त हो गई तो जमीन का जो है वो पुनर्ग्रहित स्वतः हो जाएगी, ठीक है, जमीन पुनर्ग्रहित हो जाएगी। कुछ दशाओं में जमीन जो है पुनर्ग्रहित नहीं होगी। यदि जमीन में मंदिर बन गया हो, मस्जिद बन गया हो, कब्रिस्तान बन गया हो, या कोई कब्रिस्तान या फिर मुक्ति धाम बन गया हो, या फिर जमीन में क्या हो गया हो, कोई निर्माण हो गया हो, उस दिशा वैसी अवस्था में जमीन का पुनर्ग्रहण नहीं हो पाएगा। या वहाँ माइनिंग का काम, खनन चालू हो गया हो, कोई प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वहाँ माइनिंग का काम दे दिया गया हो कि आप वहाँ खनिज निकल गया हो, तब जमीन जो है वो पुनर्ग्रहित जो है नहीं होगी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी मुंडारी खुटकटीदार काश्तकारी की जमीन जो है वह पुनर्ग्रहित हो जाएगी। देखिए चलते हैं, देखते हैं हम धारा 14 क्या बोलता है। कोई जमीन जो पुनर्ग्रहण योग्य हो अपने तय तिथि पर पुनर्ग्रहित हो जाएगी, लेकिन पट्टे पर दी गई भूमि कुछ परिस्थितियों में पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकेगा। धारा 14 जमीन के पुनर्ग्रहण की बात करता है कि पुनर्ग्रहण योग्य भूमि अपने नियत तिथि या समय पर पुनर्ग्रहित हो जाएगी, लेकिन पट्टे पर दी गई भूमि कुछ परिस्थितियों में पुनर्ग्रहित नहीं हो पाएगी। वे परिस्थितियां क्या है, यदि कोई निवास गृह, निर्माणशाला, कोई अस्थाई भवन निर्मित कर दिया गया। मैं बता चुका आपको कि कोई आवास, स्थायी भवन, निर्माणशाला का, देखिए स्थायी भवन, निर्माणशाला या निवास गृह का क्या कर दिया गया हो, निर्माण कर दिया गया हो, या फिर स्थायी उद्यान, बगीचा, बागान, नहर, पूजा स्थल, मतलब मंदिर मस्जिद हो गया, पूजा स्थल, शमशान या कब्रिस्तान स्थापित किया गया हो, तो कोई निर्माण कर दिया गया हो, स्थायी भवन बना दिया गया हो, या कोई नहर बना दिया गया हो, मंदिर मस्जिद शमशान कब्रिस्तान बना दिया गया हो, उद्यान बागान बना दिया गया हो, या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत खदान बना दिया गया हो, या खादान बना दिया गया हो। चलिए समझ में आ रहा, दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। तो चलते हैं, जिस पर स्थायी अगर उद्यान बना दिया गया हो या बागान बना दिया गया हो, उद्यान, बागान, नहर, पूजा स्थल,
शमशान कब्रिस्तान स्थापित किया गया हो तब वह अधिकृत नहीं किया जा सकेगा पुनर्ग्रहित। या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत खदान बनाया गया हो, माइनिंग का काम चालू हो गया हो, खदान बनाया गया हो, तब भी वह प्राधिकृत पुनर्ग्रहित नहीं होगा। अब कोई भी मुंडारी खुटकटीदारी काश्तकारी की कोई भुईहरी भूदृति हो, ठीक है, मतलब मुंडारी खुटकटीदारी काश्तकारी मुंडारी खुटकटीदार की जमीन हो, बतला चुके हैं आपको पिछले क्लास में, जिसने जंगल को स्वयं साफ किया हो, ठीक है, और जंगल को साफ कर उसने जोतने योग्य बनाया हो, खेती योग्य बनाया हो और उसमें अधिभोग का अधिकार अर्जित किया हो, तो उसका जमीन जो है आप पुनर्ग्रहित नहीं कर सकते। समझे? तो कोई भी मुंडारी खुटकटीदार काश्तकारी की कोई भूइहर भूदृति हो तो पुनर्ग्रहण पाने वाले, मतलब मान लीजिए पुनर्ग्रहण कोई पा रहा है आदमी या सरकार, तो पुनर्ग्रहण पाने वाले का पुनर्ग्रहण करने का अधिकार नहीं होगा। ठीक। और 15 में मैं आपको बता चुका हूं दाखिल खारिज है, मोटेशन, धारा 11 जिसमें रजिस्ट्री की बात की गई है, धारा 12 जिसमें स्वतः रजिस्ट्री हो जाएगा, यदि कोई रजिस्ट्री नहीं हो रहा है तो आवेदन के यहाँ देकर डीसी के आवेदन देकर, तो धारा 11 और 12 के अंतर्गत अंतरण प्लस रजिस्ट्री प्लस यहां रजिस्ट्री भी आप समझने के लिए लिख सकते हैं कि अंतरण और रजिस्ट्री पर्याप्त नहीं होगा, भूमि का दाखिल खारिज कराना आवश्यक है। दाखिल खारिज कराएंगे तभी जमीन का रसीद कटेगा। एक शॉर्ट वे में हम देखते हैं एक्ट CNT एक्ट का अध्याय 3, ठीक है, शीर्षक भूधारक 9 से 15 तक। 15 जो अंतिम है उसमें दाखिल खारिज मोटेशन की बात की गई है। धारा 11 और 12 में रजिस्ट्रेशन की बात की गई है जमीन में। ठीक है, अब चलते धारा 9, यदि स्थायी बंदोबस्ती के समय लगान में परिवर्तन नहीं किया गया हो भूधारक के, तो उसके लगान में कोई वृद्धि नहीं होगी, सिवाय डीसी के आदेशानुसार वृद्धि की जाएगी 9 और 9 का। धारा 10, ऐसा कोई भूइहर जिसकी भूमि छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत रजिस्टर में दाखिल हो तो लगान वृद्धि का दायी वो भी नहीं होगा, उसका जमीन में भी लगान का वृद्धि नहीं होगा। धारा 11 के तहत रजिस्ट्री है जब कोई भूधृति या उसका कोई भाग का अंतरण हो, हस्तांतरण हो, उत्तराधिकार के तहत, विरासत के तहत या बेचा गया हो, दान दिया गया हो या विनिमय हो द्वारा किया जाए तो क्रेता खरीदने वाले का नाम सरकारी कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत कराया जाएगा। यदि धारा 11 के तहत का पालन नहीं किया जाए तो क्रेता या उसके उत्तराधिकारी को अधिकार है कि डीसी कार्यालय में आवेदन देंगे, जांच होगा, नियमानुसार आदेश पारित होगा, अंतरण स्वतः रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा। धारा 13, यदि भूधृति उसके किसी भाग का विभाजन होता है तो लगान का भी स्वतः विभाजन होगा। धारा 14, पुनर्ग्रहण योग्य भूमि अपने नियत समय और तिथि में पुनर्ग्रहित हो जाएगी, लेकिन पट्टे पर दी गई भूमि कुछ परिस्थितियों में पुनर्ग्रहण नहीं होगी। यदि वहां निर्माण कार्य हो गया हो, निर्माणशाला बना दिया गया हो, स्थायी भवन बना दिया गया हो, शमशान कब्रिस्तान नहर उद्यान बागान बना दिया गया हो या माइनिंग का काम खदान का काम चालू हो गया हो तो वह पुनर्ग्रहित नहीं होगी। वैसी स्थिति में भी मुंडारी खुटकटीदार काश्तकारी भूइहर की भूधृति जो है वह पुनर्ग्रहण होने लायक भी होगी तो पर भी वह पुनर्ग्रहित नहीं की जाएगी, उसे पुनर्ग्रहण करने का अधिकार नहीं होगा। धारा 15 दाखिल खारिज की बात करती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। अध्याय 3 में आप धारा 15 नहीं भूलिएगा, धारा 11, 12 रजिस्ट्री नहीं भूलिएगा, 15 दाखिल खारिज नहीं भूलिएगा। ठीक है, आप एक इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे फ्रेंड्स ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के तहत जल्द ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।